हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उ- विज्ञान कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी कि कार्बन और कार्बनिक यौगिक के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग उन्हीं टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर इस वीडियो में हम लोग कोई भी थ्योरी कवर नहीं करेंगे। इस चैप्टर में केवल और केवल हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, उनको ही हम लोग कवर करने वाले हैं। केवल रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है और बहुत ही मैं प्रयास करूँगा कि आसान शब्दों में आपको सारा जो भी आपकी जो समस्याएँ हैं उसका समाधान किया जा सके और एकदम सरल से सरल शब्दों में इसको समझाया जा सके। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना जो भी टॉपिक है उसको शुरू करने वाले हैं। चैप्टर आप लोगों को पता ही है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है और चैप्टर नंबर है 4, जिसका नाम है कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक का जो अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। तो जैसा कि आपको पता है कि योगात्मक अभिक्रिया कब कहते हैं? जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर किसी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ जब मिलकर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। अगर हम ये बात ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बोलना चाहें, तो इसको हम इस शब्द में बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कार्बन जिनके बीच या तो डबल बॉन्ड लगा हो, यानी कि सी के बीच डबल बॉन्ड लगा हो या सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, तब ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये अगर चेंज होके सिंगल बॉन्ड में बदल रहा है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल रहा है, या ये भी अगर चेंज होके 2 स्टेप के बाद अगर सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन रहा है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जो सबसे सरल एग्जाम्पल है इसके लिए, वो होती है हाइड्रोजनीकरण। क्या होती है? हाइड्रोजनीकरण। जैसे कि आप समझ सकते हैं हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हम जब एथीन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकिल एंड पेडलियम एट द टेम्परेचर 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस, तब हमको मिलता है एथेन। क्या मिलता है? एथेन। इस अभिक्रिया को हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, एथीन को कैसे करते हैं? तो 2 कार्बन की श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा हो और ये इस तरह से इसकी 2 संयोजकताएं पूरी हो जाएंगी हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। और जब इसको हम लोग अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोजन से, तब उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ये किसके प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है? निकिल या पेट्रोलियम और पीडी, एनआई और पीडी। और टेम्परेचर होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तब क्या होता है बच्चों कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच का जो ये आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ से एक बॉन्ड क्या होता है, ये टूट जाता है। जैसे ये एक बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन के पास एक संयोजकता की कमी हो जाएगी और इस कार्बन के पास एक संयोजकता की कमी हो जाएगी। यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, इनके बीच का बॉन्ड टूटता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अलग होते हैं। एक हाइड्रोजन आके इस कार्बन से जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन आके इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर कार्बन के पास डबल बॉन्ड था जिसमें से एक बॉन्ड टूट गया, कार्बन कार्बन, और इसके पास ऑलरेडी इस कार्बन के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन।
फिर ये इसके पास भी 2 हाइड्रोजन था ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन। अब ये जो सिंगल 2 एकाएक हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे अलग कलर से शो कर दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन ये और ये हाइड्रोजन ये। अब ये 2 कार्बन के सिंगल बॉन्ड की श्रृंखला है, मतलब कि ये क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेन। क्या होता है? एथेन। ठीक है? तो यहाँ से आप पाएंगे कि जब भी कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि एल्केन प्राप्त होता है। ये हो गया एग्जाम्पल किसके लिए? युगात्मक अभिक्रिया के लिए। अभी चाहे तो और भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कि अगर हम अभिक्रिया करें CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो आप पाओगे यहाँ से कि एक बॉन्ड ये टूटेगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की एक संयोजकता की कमी हो जाएगी, यानी एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से। तो आप देखोगे कि बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया और CH2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यानी कि ये बन गया प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक है? इसी प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया के और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दिया जाए। हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे अभिक्रिया कराया जाए एथीन का, ये हो गया आपका एथीन, इसकी अभिक्रिया करा दी जा रही है HCl से। किससे? HCl से। तो आप पाएंगे कि यहाँ से H और Cl अलग होंगे, ये बॉन्ड टूटेगा एक, तो इसके पास एक किसी एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन चला जाएगा और किसी एक कार्बन के पास क्लोरीन चला जाएगा। तो आपको फाइनली मिल जाएगा कार्बन के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले से है, 2 हाइड्रोजन पहले से है, यहाँ पर ये Cl आ जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अलग से आ जाएगा। तो आप पाएंगे कि ये बन जाएगा, अगर इसकी आईयूपीएसी नाम रखा जाए तो ये हो जाएगा क्लोरोएथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। तो इस प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया हम लोग देख सकते हैं। तो जनरली योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया में होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके या किसी भी के साथ भी अभिक्रिया करके कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण या अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया हो रहा है तो हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण जो होता है बच्चों, ये एक प्रकार की संकलन और योगात्मक अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। यहाँ पर आप पाएंगे कि ये जो है बच्चों, ये जो भी असंतृप्त वनस्पति तेल क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और वनस्पति घी जैसे कि डालडा, ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही नुकसानदेह होता है, हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह को हमारी नसों में जमा कर देता है, जिससे कि हृदय संबंधित बहुत सारे रोग आपको हो सकते हैं। तो पहला टॉपिक है संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 अभिकारक होते हैं, इसमें से क्या होगा, जो भी ज़्यादा सक्रिय होता है वो उसमें से इसको रिप्लेस कर देगा और अपने उसको हटा के और उसके कंपाउंड में एंटर कर जाएगा। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को एक-एक करके हैलोजन परमाणु विस्थापित कर दे, और यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अगर आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया का सरल भाषा में परिभाषा जानना चाहते हैं, तो वो होता है कि कोई भी अभिकारक पदार्थ में जो ज़्यादा सक्रिय है, वो कम सक्रिय को हटा के रिप्लेस करके उसकी जगह स्वयं ले लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग चरण दर चरण समझते हैं। तो होता क्या है, जब मेथेन को हम लोग अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सूर्य का प्रकाश, यानी कि सनलाइट, वो भी बहुत ही धीमी, तो हम पाते हैं कि यहाँ से 4 हाइड्रोजन है।
यहाँ से 2 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन अलग हो जाएँगे और यहाँ से क्या होगा कि 3 हाइड्रोजन रह जाएगा और 1 हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन मिलके बना देता है HCl और ये जो क्लोरीन बच गया, इस वाले कार्बन से आके जुड़ के बना देगा यानी कि CH3Cl। सरल शब्दों में बोलें तो इस 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह ले लिया किसने? क्लोरीन ने। ये बन गया आपका मेथिल क्लोराइड या इसको अगर हम लोग IUPAC नाम रखें तो इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं? क्लोरोमेथेन। अब क्या होगा कि फिर इसमें जो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है, ये 3 हाइड्रोजन को बारी-बारी से फिर से Cl2 क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। ठीक है? तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये CH3Cl प्लस Cl2 आप पाओगे कि 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन छोड़ देगा और उसकी जगह ले लेगा Cl। एक Cl यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 और प्लस HCl। HCl कहाँ से आया? तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला और 1 क्लोरीन जो यहाँ से शेष रह गया, उसने मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। फिर ये CH2Cl2 में अभी 2 हाइड्रोजन रह गया है, तो फिर इसको भी देखा जाए तो CH2Cl2 प्लस Cl2 अब क्या होगा? तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि है, ये 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन निकलेगा और 1 क्लोरीन के साथ मिलके बना देगा HCl, ठीक है? और 1 क्लोरीन जो बच गया इस वाले के साथ आके ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तो CHCl3 और प्लस HCl। इसको हम लोग कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोमेथेन। और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। अच्छा, इसका एक और भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये एक निश्चेतक के रूप में काम करता है। निश्चेतक उसे कहते हैं जो आपको आपकी चेतना को खत्म कर दे। यानी कि आप लोग पिक्चर वगैरह में देखे होंगे कि जो भी विलेन होते हैं, जो गुंडे होते हैं, वो क्या करते हैं कि रुमाल पर एक बॉटल से कुछ लिक्विड लेते हैं और नाक के पास रख देते हैं और जैसे ही नाक से कोई सूंघता है तो बेहोश हो जाता है। तो क्या होता है? जनरली वो क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 होता है। अच्छा, कम टू द पॉइंट। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो एक बार और इसमें रिप्लेसमेंट की चांसेज हैं। तो यहाँ से बन जाएगा CHCl3 प्लस Cl2। तो आप पाओगे कि बन गया CCl4 प्लस HCl। इसको हम लोग कहते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं? टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप इन चारों इक्वेशंस पे ध्यान दें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर है CHCl3, तो यहाँ पर है CHCl3, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे है CH2Cl2, तो यहाँ पे है CH2Cl2, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और यहाँ पे है CHCl3 और यहाँ पे CHCl3, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी कि अगर हम चारों इक्वेशंस को जोड़ दें तो आप पाएंगे कि यहाँ से बचेगा CH4, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, सॉरी इससे, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल। यानी एक Cl2 यहाँ पर, एक Cl2 यहाँ पर, एक Cl2 यहाँ पर, एक Cl2 यहाँ पर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ Cl2 यानी कि 4 Cl2। एरो लगा के लिख दिया जाएगा सूर्य का प्रकाश। तो फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से HCl 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 यानी कितना बन गया? तो 4 HCl और यहाँ से केवल ये बच गया यानी कि CCl4। ये हो जाता है क्या? इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है ये और इसमें एक सावधानी रखनी आवश्यक होती है। सावधानी क्या रखना है कि ये जब भी अभिक्रिया कराया जाएगा तो सूर्य का प्रकाश धीमा होना चाहिए। तीव्र सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराने पर एक विस्फोट हो सकता है और जो कि आपको नुकसान दे सकता है। तो कभी भी ये अभिक्रिया धीमी नहीं करानी तेज सूर्य के प्रकाश में नहीं करानी चाहिए। तीव्र सूर्य के प्रकाश में आप कराएंगे तो अचानक से CH4 क्या करेगा? Cl2 से अभिक्रिया करके कार्बन और 4 HCl यानी कि एक ही बार में इतनी ज़्यादा अमाउंट में HCl को प्रोड्यूस करेगा और ये HCl इतना ज़्यादा में प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा?
अचानक से विस्फोट कर देगा और अचानक से विस्फोट करेगा जिसके चलते आपको बहुत समस्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है वो भी जो भी प्रक्रिया होती है वो बहुत ही धीमे प्रकाश में होनी चाहिए। अगला है दहन। तो दहन किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक वायु यानी कि स्पेशली ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और हीट को बनाता है और प्रकाश को बनाता है, वो अभिक्रिया कहलाती है दहन। क्या कहलाती है? दहन। ठीक है, तो दहन का एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो, कोई भी अभिक्रिया करानी हो, जैसे कि चाहे वो मेथेन का दहन हो, चाहे एथेन का दहन हो, चाहे एसिटिलीन का दहन हो, चाहे एथेनॉल का दहन हो, कोई भी दहन होता हो, आपको क्या करना है? एक ही सिंपल चीज याद रखना है। देखिए क्या, अगर आप मेथेन का दहन करा रहे हैं तो CH2 प्लस O2, कुछ नहीं करना है, CO2 प्लस H2O, बात खत्म, बन गया। कुछ भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, और साथ में हीट, उष्मा निकलेगा या और लाइट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आपको इसको बैलेंस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कार्बन, यहाँ देख सकते हैं एक कार्बन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 जा 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इस साइड देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 2 4 ऑक्सीजन है और इस साइड में केवल 2 ऑक्सीजन है। तो आपको क्या कर देना है? यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है। अब आप देखेंगे कि बैलेंस हो गया, 2 कार्बन 2 कार्बन हो गया। फिर आप देखेंगे कि 2 दूना का 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2 यानी कि 2 दूना का 2 प्लस 2 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को देखिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, अभी छूट गया, हमने इरेज किया तो ये 2 हट गया यहाँ से। अच्छा, ये 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ से 4 हाइड्रोजन। अगर यही बात अगर हमको आपको बताना हो कि C2H4 प्लस O2 यही बनेगा, CO2 प्लस H2O, जिसको हम लोग कहते हैं एथिलीन। क्या कहते हैं इसको? एथिलीन। क्या कहेंगे? एथिलीन। अगर हम एसिटिलीन की अभिक्रिया कराया जाए, दहन अभिक्रिया, C2H2 प्लस O2, आपको यही मिलेगा, CO2 प्लस H2O। अच्छा, अगर आप एथेनॉल का दहन कराएं, C2H5OH प्लस O2, तो भी आप पाओगे CO2 प्लस H2O। यानी आपको हर केस में दहन अभिक्रिया आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही प्रोडक्ट के रूप में देगी, बशर्ते आपको अभिक्रिया को बैलेंस कराने आता हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे बैलेंस होगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कार्बन हो गया। बोलिए, अब देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे है 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन, यानी कि 4 2 6 ऑक्सीजन। आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अभिक्रिया आपका हो गया कन्फर्म पूरा। ठीक है, अब देखिए इसको देखा जाए, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, काम खत्म। यहाँ पे 2 दूना का 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यानी कि 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/2 इंटू 2 5 हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको फ्रैक्शन में न रखें तो हर जगह 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 हो जाएगा। ये 5 से हटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 हो गया और ये हो गया 2। आप मिलाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेथेन को भी अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मिल रहा है। एथेन को भी अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मिल रहा है। अगर हम एसिटिलीन को भी अभिक्रिया करा रहे हैं, दहन करा रहे हैं, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मिल रहा है। और एथेनॉल को भी अभिक्रिया करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मिल रहा है। कितना एनर्जी मिल रहा है? तो इसमें 890 किलो जूल प्रति मोल, इसमें 1560 किलो जूल प्रति मोल, इसमें 1300 किलो जूल प्रति मोल और इसमें मिल रहा है आपको 1367 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, ये एसिटिलीन क्या होता है इसको ध्यान रखना है।
ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी और दोनों तरफ से एच। इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथाइन। क्या होता है? एथाइन। और ये एथेनॉल का आईयूपीएसी नाम होता है, एथेनॉल ही होता है आईयूपीएसी नाम। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है। और एक एथिलीन हमने यूज किया था, उसको हम लोग कहते हैं एथीन। क्या कहते हैं? एथीन। और उसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों जगह से जोड़ देना है हाइड्रोजन। तो ये हो गया एथीन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक पे। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप इसमें बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर अगला टॉपिक हम लोग का है ज्वाला। जब भी दहन कराते हैं हम लोग तो ज्वाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसको आपको समझना है। ठीक है। उसके रंग के बारे में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सबको जलाया जाता है तो नीली ज्वाला होती है और धुआं नहीं होता है, स्वच्छ होता है। ठीक है। इनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है जिससे इनका पूर्ण दहन होता है और इसलिए इनमें धुआं नहीं निकलता है। उदाहरण इसका कहाँ है? तो रसोई गैस या मीथेन को भी जलाते हैं तो आप लोग देखते हैं। रसोई गैस जो एलपीजी होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग जलाते हैं तो उसका पूर्ण दहन नहीं होता है और पूर्ण दहन नहीं होता है इसलिए इसमें पीली कलर की ज्वाला निकल के आती है और इसमें जो होता है कालिख बनता है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, हवा में मौजूद इन्हें पूरी तरह से जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, जिसलिए बिना जले कार्बन क्या होता है? कालिख के रूप में बर्तन के बाहर आपको लग जाएगा और जो भी इसकी फ्लेम होगी उसका कलर कैसा होगा? येलो कलर का होगा। उदाहरण है एथीन, एथाइन और मिट्टी का तेल का जब दहन कराया जाता है। ज्वाला का रंग बदलता कब है? तो जब ऑक्सीजन पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, यानी जितनी आवश्यक मात्रा है ऑक्सीजन को जलाने के लिए उतनी मात्रा हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा क्या है? ऊर्जा का उत्सर्जन, यानी नीली ज्वाला अधिक गर्म होती है और पूर्ण दहन को दर्शाती है, जबकि पीली ज्वाला कम गर्म होती है और ईंधन के अपूर्ण दहन को दर्शाती है। ठीक है। धातु आयनों की उपस्थिति, कुछ धातु यौगिकों का दहन पर ज्वाला का रंग बदल जाता है, जैसे कि सोडियम के कारण पीला और कॉपर के कारण हरा और नीला कलर का ज्वाला उत्पन्न होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। ये पूछ सकता है आपको बोर्ड परीक्षा में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पे किस कलर का ज्वाला आता है? तो नीला। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पे किस कलर का ज्वाला आता है? तो पीला। कारण क्या है? तो असंतृप्त ज्वाला जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका जो दहन है वो अपूर्ण दहन होता है। कारण कार्बन का परसेंटेज मात्रा क्या होता है? ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है जिसलिए पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें अपना। तो अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। अगर व्यापक रूप से बताया जाए तो ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे, यानी कोई भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? वहां से मुक्त हो रहा है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में के संदर्भ में जब एथेनॉल को किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह एथेनोइक अम्ल में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, जिसका रासायनिक अभिक्रिया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। CH3CH2OH, ये पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो आपको मिलता है CH3COOH प्लस जल, यानी कि ये जो एथेनॉल है वो एसिटिक एसिड में चेंज हो गया। ये एथेनॉल है एसिटिक एसिड में चेंज हो गया। यह एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। यह एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है। अच्छा,
अच्छा, ये जो अभिक्रिया होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया है CH3CH2OH, ये नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाती है। एक सेकेंड, CH3CH2OH और प्लस ये नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करती है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है CH3CHO, जिसको हम लोग कहते हैं एथेनल। क्या कहते हैं? एथेनल। ये एल्डिहाइड है। क्या है? एक प्रकार का एल्डिहाइड है। अब आप समझ पूछेंगे कि सर ये ऑक्सीजन यानी जो नवजात ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ गया? तो वो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी जो ऑक्सीकारक है वो प्रोवाइड कराता है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो CH3CHO है ये पुनः ऑक्सीजन के साथ मिलके आपको क्या देता है, CH3COOH, यानी कि अब जाके मिलता है आपको एथेनोइक अम्ल। क्या मिलता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका जो तक्षण है एकदम तीक्ष्ण गंध होता है और इसका जो है गंध है वो थोड़ा सा खट्टा गंध होता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है आपको। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है अगर आप देखें तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको तो आपको याद रखना ही है, इस अभिक्रिया को आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रख लीजिए कि जब भी एल्कोहल यानी कि एथेनॉल को हम अभिक्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड H2SO4, तो ये मिलके देता है आपको CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल और H2O। क्या देता है? एसिटिक अम्ल और H2O। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है, जिसको हम लोग सिरके का अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरके का अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें हम लोग तो हम लोग पाएंगे कैसे, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें तो हम पाएंगे एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। ठीक है, तो पाएंगे कि कार्बन, और ये हो गया कार्बन, दूसरा कार्बन, इसके साथ है 3 हाइड्रोजन। क्या है? 3 हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 3 हाइड्रोजन और इसके साथ है डबल OH यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड OH। ये हो गया एसिटिक एसिड का संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, अगर बात करें इसकी IUPAC नाम की, तो चूंकि इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप ऐड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ और COOH है तो एल्केनोइक, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लें किसमें, हम लोग बात कर लें थोड़ा सा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण के बारे में। तो ये जो है एक रंगहीन द्रव है। ठीक है, और जिसमें सिरके जैसी तीखी गंध होती है। चूंकि ये एसिड है इसलिए इसका स्वाद खट्टा होता है और चूंकि यह एसिड है इसलिए इसका pH मान 7 से कम होता है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, विलेयता की, तो यह जल में किसी भी अनुपात में पूरी तरह से घुलनशील है। क्या है? पूरी तरीके से घुलनशील, यानी कि जल में इसको घोला जाएगा तो घुल जाएगा। इसके अलावा एल्कोहल और ईथर में भी ये क्या है? विलेय है। क्वथनांक की बात की जाए तो इसका क्वथनांक जो होता है वो 180 डिग्री यानी कि 118 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और प्रकृति की बात की जाए तो ये बहुत ही दुर्बल अम्ल है, लेकिन फिर भी ये नीले लिटमस को लाल कर देता है क्योंकि इसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। दुर्बल अम्ल क्या होता है? तो दुर्बल अम्ल उसे कहते हैं जब इसको हम लोग इसको जल में घोलें तो जल में घोलने पर हमको पता चले कि CH3COO माइनस और प्लस H प्लस, यानी कि ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट गया, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट गया। तो अगर हमने मान लो कि यहाँ पे 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं एसिटिक एसिड के, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से इसका टूटा ही नहीं, आंशिक इसका आयनन हुआ, यानी बहुत कम मात्रा में आयनन हुआ। तब ऐसे एसिड्स को कहा जाता है
क्या कहा जाता है? दुर्बल यानी कि वीक एसिड्स। क्या कहते हैं? वीक एसिड्स की कैटेगरी में इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका सबसे महत्वपूर्ण यानी कि चैप्टर नंबर 4 का सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर हम इक्वेशन को बोले तो वो है ये सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन। ये क्या है? ये है एस्टरीकरण। क्या है? एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया कब होती है? जब एसिटिक एसिड एथेनॉल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एस्टर का। आइए इस अभिक्रिया को थोड़ा सा एकदम सरल स्टेप्स में लिखने का प्रयास करें ताकि कोई भी बच्चा इसको आसानी से लिख सके। तो हम लोगों ने लिखा, थोड़ा सा इसका कम कर दें। देखिए हमने लिखा CH3COOH और C2H5OH को हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से OH C2H5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है? यहां से ये दो चीज निकाल लेना है, यहां से इसको निकाल लेना है। ठीक है। और यहां से ये निकल के H और OH मिलके क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O। और यहां से ये बच गया एज इट इज CH3COO। और यहां से ये वाला जो बॉन्ड यहां से टूटा है और यहां से ये जो बॉन्ड टूटा है ये आपस में ऐड होकर बन जाएगा C2H5। यानी ये होता है एस्टर। क्या होता है? एस्टर। अब सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? तो ये अभिक्रिया किसके उपस्थिति में कराई जाती है? तो सांद्र H2SO4 यानी कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में यह अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है। और जैसे ही यहाँ से अभिक्रिया कराई जाएगी तो आपका एस्टर बन जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम होता है, इसका अगर IUPAC नाम की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं एथिल एथेनोएट। क्या कहते हैं? एथिल एथेनोएट। अगर आपको IUPAC नाम में दिक्कत हो रही है तो आप ऑलरेडी वीडियोस कुछ बना के डाले गए हैं, आप लोग वहाँ पर रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये हमेशा कई प्रकार से पूछ सकता है कि बताइए एथेनॉल से एस्टर कैसे बनेगा, पूछ देगा बताइए एसिटिक एसिड से एस्टर कैसे बनेगा, पूछ देगा बताइए एथेनॉल और एसिटिक एसिड को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में विक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। डायरेक्ट पूछ देगा कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तब आपको डेफिनेशन लिखना होगा कि जब हम एसिटिक एसिड और एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में विक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल एथेनोएट मतलब एस्टर प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण। अब कुछ एस्टर के विषय में महत्वपूर्ण बात कर ली जाए तो इसका जो गंध है वो फलों जैसा होता है, मीठा। और इसका उपयोग हम लोग इत्र बनाने में करते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में, यानी कि आम, जिसे आम नहीं है लेकिन लगेगा कि आम है तो ऐसा क्या डाल दिया कि आम का स्वाद आ गया, उसको बोलते हैं फ्लेवर। क्या बोलते हैं? फ्लेवर। अगला अभिक्रिया है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया हम लोग को इसका लिखना है। तो बड़ा ही सरल अभिक्रिया है। हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम एसिटिक एसिड का यानी कि CH3COOH का अभिक्रिया कराते हैं NaHCO3 से तो आपको क्या मिलेगा? एकदम सिंपल स्टेप्स में आपको मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या होता है कि CH3COO यानी कि एसीटेट आयन अलग होता है और हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है। यहाँ से क्या होता है कि Na+ अलग होता है और HCO3 क्या होता है? अलग हो जाता है। इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ चला जाएगा और इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ चला जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3। अच्छा, कलर चेंज कर दे रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आपको प्रोडक्ट पे थोड़ा सा फोकस रहे। तो बन जाएगा CH3COO। अच्छा, ये इसके साथ जुड़ गया Na तो बन गया यहाँ पर Na और प्लस H के साथ जुड़ गया HCO3 तो ये बन जाएगा H2CO3। अब H2CO3 जो वीक एसिड, ये H2CO3 ऐसे रहेगा ही नहीं, ये तुरंत क्या होगा? टूट जाएगा। किस चीज में?
H2O प्लस CO2। यानी कि आपको क्या लिख देना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपको लिख देना है कि यहीं पर अगर हम इसको इरेज करके लिख दें तो H2CO3 टूट के क्या बना दिया बच्चों, तो बना दिया CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहां से आपका मेन प्रोडक्ट क्या बना, आपका मेन प्रोडक्ट बना ये, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। और यदि इसको हम लोग अभिक्रिया को कराते हैं किसके साथ, अभिक्रिया कराते हैं ये CH3COOH प्लस Na2CO3, सिमिलर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, सेम प्रक्रिया होने वाली है। यहाँ से क्या होगा, CH3COO माइनस और ये H प्लस, ये दो अलग हो गया, एसीटेट आयन अलग, हाइड्रोजन आयन अलग, और यहाँ से बन गया Na प्लस और ये बच गया CO3 पे 2 माइनस। इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3COO Na, और इसका H इसके CO3 इसके साथ जुड़ जाएगा तो H2CO3, लेकिन H2CO3 तो वीक एसिड है तो वो तुरंत टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। अब थोड़ा सा बैलेंस कर लिया जाए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सोडियम है, यहाँ पर देख रहे हैं 1 सोडियम है, तो 2 से यहाँ गुणा कर दें, फिर यहाँ 2 से गुणा कर दें, ये 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो ही गया, बाकी सब बैलेंस हो गया। तो ये अभिक्रिया भी एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो इसका उपयोग क्या है, किसका, एसिटिक एसिड का। तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, सिरका बनाने में, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में, जैसे कि देखते हैं आप लोग अचार वगैरह में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, रेयान बनाने में, रंग यानी कि डाइज बनाने में, स्टीरीकरण अभिक्रिया द्वारा इत्र बनाने में, ये इसके हो गए प्रमुख उपयोग। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो बच्चे नोट्स हमारे यहाँ से नहीं बना पाए हैं या जो नए बच्चे जो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया ये टॉपिक, और ये टॉपिक, ये दो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। एथेनॉल का देख सकते हैं आप कि रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C2H5OH, यानी इसके पास 2 कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ जुड़ गया हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हो गया एथेनॉल। अच्छा, इसका आईपीएसी नाम होता है एथेनॉल, और साधारण नाम होता है इसका एथिल अल्कोहल। क्या है, साधारण नाम एथिल अल्कोहल। तो जब भी एथिल अल्कोहल की बात करेगा तो आपको क्या समझ लेना है कि वो क्या है, एथेनॉल की बात कर रहा है। बात क्लियर। अच्छा, फिर आप देखिए कि देखिए फिर आप पाएंगे कि इसका और सूत्र हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो OH आयन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH आयन, और इसका आईपीएसी नाम क्या है, एथेनॉल। क्या है, आईपीएसी नाम एथेनॉल। यहाँ पे देख सकते हैं इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन, ये भी हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हो गया ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पर जुड़ गया क्या, OH ग्रुप। क्या जुड़ गया, OH ग्रुप, और इसका इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। अब इसका प्रमुख भौतिक गुण क्या है, तो यह कमरे के ताप पर एक रंगहीन द्रव है, इसमें कोई रंग नहीं है, याद कर लीजिए। एथेनॉल क्या है, एक रंगहीन द्रव है। एथेनॉल क्या है, एक रंगहीन द्रव है। दूसरा स्वाद, स्वाद इसका बहुत ही तीक्ष्ण होता है, और गंध इसका बहुत ही तीक्ष्ण होता है, स्वाद एकदम जलने जैसा। जिसने भी अपने जीवन में कभी शराब का सेवन किया हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं और वो आपको इसका स्वाद बताएगा। ठीक है, क्योंकि एथेनॉल जो होता है
वो स्पिरिट ऑफ, इसको वाइन भी कहते हैं, यानी शराब में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। विलेयता, विलेयता की बात करें तो ये जल में किसी भी अनुपात में पूर्ण रूप से विलेय है। क्वथनांक की बात करें तो लगभग जल के ही बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और प्रकृति देखा जाए तो ये लिटमस के प्रति उदासीन होता है। उदासीन का मतलब कि न तो ये लाल को नीला करेगा, न नीला को लाल करेगा, यानी कि न तो ये अम्लीय है और न ही क्षारीय है। और ज्वलनशीलता की बात करें तो अगर किसी भी वस्तु पर इसको गिरा दिया जाए और इसमें माचिस मार दिया जाए तो इतनी शीघ्रता से आग पकड़ेगी, इतनी शीघ्रता से आग पकड़ेगी, समझ लीजिए कि वो पेट्रोल जैसा एकदम जलेगा। तो बच्चों आप लोग समझ सकते हैं कि जब इसमें ज्वलनशीलता है तो इसका उपयोग भी हम लोग इसका ईंधन के रूप में कर सकते हैं। और आज हमारा भारत सरकार जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के ऊपर काम कर रही है, जिसमें हमारी सरकार की यह उद्देश्य है, यह सोच है कि आने वाले समय में हम लोग क्या करें, पेट्रोलियम को यानी पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर दें, किससे, एथेनॉल से। यानी उस प्रकार के व्हीकल्स और उस प्रकार की कार और बसेस डिजाइन की जा रही हैं जो कि टोटली क्या चल रही हैं, एथेनॉल से चल रही हैं। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कोई नई गाड़ी या बाइक वगैरह आप देख रहे हैं जो भी नई नई खरीदी जा रही हैं, तो उसके फ्यूल टैंक के ऊपर लिखा जाता है E20 लिखा होगा, आपने देखा होगा। E20 का मतलब क्या है, इसमें पेट्रोलियम जो है ब्लेंडिंग वाला यूज हो रहा है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, यानी कि अगर 1000 मिलीलीटर आपने पेट्रोल भरवाया 1 लीटर, तो उसमें 800 मिलीलीटर पेट्रोल है और 200 मिलीलीटर क्या है, एथेनॉल है। यानी आप जानते नहीं, आप तो सोच रहे हैं कि पेट्रोल भरवा रहे हैं, लेकिन उसमें 20% क्या है, ब्लेंड किया गया है, किसको, एथेनॉल को। और सरकार की ये मंशा है कि आने वाले समय में केवल और केवल हम लोग एथेनॉल पे ही अपना काम आगे बढ़ाएं। और आप समझ सकते हैं कि जब एक बार भारत पेट्रोलियम से जो निर्भरता है वो कम कर दे तो उसका ग्रोथ कितना तेजी से बढ़ेगा। अब अगला टॉपिक है हम लोग का एथेनॉल के रासायनिक गुण। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया क्या होता है, तो सिंपल सा आप देखेंगे, अगर ये है आपका C2H5OH, OH, C2H5OH, जब इसको हम लोग अभिक्रिया कराते हैं सोडियम से तो होता क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसकी जगह पे आ जाता है सोडियम। तो क्या बनता है, बनता है C2H5 और यहाँ पे ऑक्सीजन एज इट इज रह गया, उसके साथ जुड़ गया सोडियम। अब प्लस यहाँ से हाइड्रोजन तो अकेले रहेगा नहीं, इनकी H2 गैस यहाँ से रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन, यहाँ से निकला 1 हाइड्रोजन, जिसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को यहाँ पे ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये सोडियम भी 2 एटम्स हो गए, 2 1 जा 2। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सोडियम को भी बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी आपकी अभिक्रिया क्या बन के आ गई, फाइनली इस फॉर्म में बन के आ गई, क्या है, 2Na प्लस C2H5 यानी कि एथेनॉल। अभिक्रिया करने के बाद बन गया C2H5ONA। इसका नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको नाम याद रखना है। ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अभिक्रिया है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये। तो इसको बच्चों एकदम बारीकी से ध्यान देना है आपको, इसको थोड़ा भी हल्के में नहीं लेना है। आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। अम्लीय निर्जलीकरण, तो निर्जलीकरण किसके उपस्थिति में होता है, तो निर्जली कारक की उपस्थिति में होता है। और जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो एक प्रकार का बहुत ही जबरदस्त निर्जली कारक है। निर्जली कारक क्या होता है बच्चों, निर्जली कारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी कंपाउंड से, किसी भी सब्सटेंस से जल को बाहर कर दें, यानी उसमें से जल को निकाल दें, यानी उसको निर्जल कर दें। यानी निर्जल करने वाले यौगिक को कहते हैं निर्जली कारक। और आप याद कर लो कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है यानी कि सांद्र H2SO4 है, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेटर। यानी कि निर्जली कारक की बात की जाए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात की जाए तो H2SO4 से बेहतर कुछ भी नहीं है। अब ये होता कैसे है अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया पे थोड़ा गौर करें। यहाँ से आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे हो रही है अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम नए वाले पेज पे आ जाते हैं।
ये हो गया आपका एथेनॉल। हो गया, किसी को कोई डाउट? निर्जलीकारक में क्या करता है, सिंपली यहाँ से OH को हटाएगा और यहाँ से H को हटाएगा। अब जो भी समझदार बच्चे होंगे वो आगे का कहानी समझ गए होंगे। यहाँ से H हटा और यहाँ से OH हटा, तो इसके पास एक बॉन्ड की कमी, इसके पास एक बॉन्ड की कमी, यानी ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C। ये दो हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। फिर उसी प्रकार से इस कार्बन के पास भी ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ से साथ में क्या बन गया बच्चों, H2O। कहाँ से आया, ये OH और ये H मिलके बना दिया H2O। कितना सरल है, इसको समझ लेना है। निर्जलीकारक, देख रहे हैं ऐसे छोटे से ऐसे लिखा है तो आपको लग रहा हो कितना जटिल है, कितना कठिन यह अभिक्रिया है, लेकिन यह है एकदम सरल। आप देख सकते हैं कैसे, बस इसको संरचनात्मक सूत्र, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, और यहाँ से एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से हाइड्रोक्साइड आयन हटा के आप तुरंत देखेंगे कि बन जाएगा ये एथीन। क्या बन गया, ये एथीन। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको बोले तो एथिलीन, साधारण नाम इसका है एथिलीन। तो इस प्रकार से ये भी उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा या किसी भी CBSE बोर्ड परीक्षा के लिए देखा जाए तो ये जो अभिक्रिया है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है अकॉर्डिंग टू मी। इसलिए आप लोग इसको ध्यान देना है, इस पे बच्चों बहुत बारीकी से ध्यान देना है। अब क्या है, तो अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया, एथेनॉल के प्रमुख उपयोग क्या हैं, यूजेज ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल का प्रमुख उपयोग है पेय पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि उद्योग और चिकित्सा में बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन बच्चों बियर में, शराब में, दारू में आप लोग पाएंगे एथेनॉल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चिकित्सा में इसका क्या उपयोग है, तो चिकित्सा में इसका क्या उपयोग है, घावों को साफ करने में इसका उपयोग करते हैं हम लोग। आयोडीन टिंचर के रूप में, कफ सिरप में भी पाया जाता है। यानी ऐसे स्टेट्स जो होते हैं, जो ड्राई स्टेट्स हैं, जहाँ पे शराब वगैरह नहीं मिलते हैं, तो अव्वल दर्जा के जो नशेड़ी हैं वो क्या करते हैं, कफ सिरप ज़्यादा मात्रा में पी लेंगे और कफ सिरप में पी के अपने मस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी गंदी बातें हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है बच्चों, अभी आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगला इसका मुख्य उपयोग क्या है, तो विलायक के रूप में। विलायक के रूप में पेंट को घोलने में काम करता है, वार्निश, इत्र और कॉस्मेटिक बनाने में भी इसका काम आता है। ईंधन के रूप में, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इसे ईंधन के रूप में भी पेट्रोल के साथ मिला के हम लोग गैसोहोल बोल रहे हैं, यानी गैसोलीन एल्कोहल, तो मिल के बन गया गैसोहोल, एक नए प्रकार का ईंधन, यानी पेट्रोल में एल्कोहल की ब्लेंडिंग से। अभी मार्केट में हम लोग इंडिया में क्या चल रहा है, तो E20 चल रहा है, यानी इथेनॉल 20%। प्रयोगशाला में देखा जाए तो रसायन के निर्माण, जैविक नमूनों को सुरक्षित करने के लिए उपयोग होता है, और पेय पदार्थ के रूप में यानी शराब, बियर, विस्की आदि नशीले पदार्थ के रूप में इसका मुख्य घटक के रूप में, यानी कि इसको बनाने में यह मेन कंपोनेंट है इन सभी नशीले पदार्थों का। अच्छा, अगर आप शराब, दारू, बियर, विस्की पी लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके सोचने समझने की यानी तंत्रिका तंत्र को सुस्त कर देगा, और पूरा तंत्रिका तंत्र सुस्त हो जाएगा, यानी आपको सोचने समझने की आपकी मेमोरी कुछ समय के लिए एकदम वीक हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ हैं, क्या है, क्योंकि आपका जो संतुलन है दिमाग से, उसका दिमाग का संतुलन आपके शरीर से हट गया है। जब तक वो आपके शरीर में आपके ब्लड में उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, लेकिन जैसे ही ब्लड में उसकी मात्रा धीरे-धीरे कंसंट्रेशन कम होगा, फिर धीरे-धीरे आपको सारी चीज़ें याद आने लगेंगी, और आप पाएँगे कि आपने शाम को पिया, रात भर आपने अपने किसी कीचड़ या नाली में बिताया है, और सुबह आप सोचते रह जाएँगे कि कैसे आप गिरे हैं, और आपको याद तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो भी मस्तिष्क है, वो उन चीज़ को, उन डेटा को अपने पास स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ये बहुत ही बुरी आदतें हैं, इसको हम लोगों को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देख रहे हैं कि वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है। अगला टॉपिक हम लोग का है साबुनीकरण, जिसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ। ठीक है? साबुनीकरण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगला वीडियो में चाहूँगा, प्रयास करूँगा कि छोटा से छोटा वीडियो में केवल और केवल साबुनीकरण, उसकी अभिक्रिया और उसके स्वच्छीकारक के विषय में जानकारी दिया जाए। ठीक है? तो बहुत ही डिटेल में हमने इसको मतलब शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा साबुनीकरण। बच्चों जो भी हैं आप लोग अच्छे से ईमानदारी से तैयारी कीजिए,
अभी भी बहुत समय है, जो बच्चे अभी नहीं शुरू किए हैं, वो भी अभी से भी शुरू करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अभी से भी शुरू करेंगे, तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ के आप कुछ न कुछ स्कोर अच्छा खासा कर लेंगे और आपके जो मन में जो डर है, वो जो भी है, आप संकोच जो भी है